हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमास जे मंत्रा पे। और मैं मिसेस हिमा सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से। और आज है हमारी यूनिट 1 की आखिरी क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। ठीक है। कल की क्लास आपको कैसी लगी? अभी तक कमेंट बहुत कम आ रही हैं और व्यूज तो ऑब्वियसली बहुत कम है ही। और मैं ये नहीं कह रही कि अभी मैं 1000 2000 4000 की उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन हाँ बस इतना उम्मीद कर रही हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली देख रहे हैं या देखेंगे, मैं बस इतना चाहूंगी कि वो देखने के बाद एक बार अपने रिव्यूज जो हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ें, जरूर मुझे बताएं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप जो है वो देखने वाले हैं, और ये हमारी यूनिट 1 की जो है वो आखिरी क्लास होगी। इस क्लास के बाद हम कल मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ द सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। बहुत ही लंबी चलने वाली है, बोरिंग भी लगेगी बीच बीच में, लेकिन हाँ अगर उस यूनिट को हमने सक्सेसफुली निकाल दिया तो आप ये समझ लीजिए कि हमने जो है पूरा हाथ ही निकाल दिया, फिर पूंछ पूंछ बजेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत हम पहली बात हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार जो है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम हिंदी के विविध रूप पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी पढ़ चुके हैं। हिंदी का भाषिक स्वरूप हमने कल ही करा, जिसके अंदर हमने स्वनिम व्यवस्था पढ़ी थी। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि उपसर्ग, प्रत्यय और समास की एक अलग सी क्लास जो है वो मैं आपको करवा दूंगी। तो हाँ, ये मेरे को याद है अच्छी तरह से, मैं भूलती नहीं कभी भी कोई चीज है, तो इसको भी मैं आपको अच्छी तरीके से करवा दूंगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ये छूट रहा है, ये छूटेगा नहीं। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। हम जितना जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लेंगे उतना ही जल्दी हम रिवीजन में लगेंगे, और जितना जल्दी हम रिवीजन में लगेंगे आप ये समझ लीजिए कि उतना ही हमारा चांस बन जाता है जेआरएफ होने का। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसके अंदर हम सबसे पहले बोली के बारे में जानेंगे, फिर मानक भाषा के बारे में। मानक भाषा जो है ना उसको मैं स्किप कर रही हूँ इसके अंदर से। क्यों कर रही हूँ? उसका एक छोटा सा रीजन ये है कि मानक भाषा का बहुत छोटा सा पोर्शन मेरे को मिला। मैंने गोविंद पढ़ने वाली बुक से भी देखा, दृष्टि वाली बुक अभी मेरे सामने ही पड़ी है, तो इसमें भी बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो मुझे देखने को मिला, और मुझे इतना ऐसा कोई खास लगा नहीं कि मुझे आपको बताना चाहिए। उसके बावजूद मैंने सामने खोल के रख रखी हुई है, ये देखिए। तो इतना कोई मेरे को जो है वो मानकीकरण बेशक इसका लगा, तो वो मैंने पूरा रखा है, लेकिन मानक भाषा जो है वो इतना मेरे को कहीं मिला नहीं। उसके अलावा कोई एक आधा पॉइंट अगर मेरे को दिखा तो मैं आपको साथ के साथ जो है वो बताती हुई चलूंगी। ठीक है, तो उसके अलावा हम राजभाषा पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रभाषा पढ़ने वाले हैं, संपर्क भाषा पढ़ने वाले हैं, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति। इसके अंदर जो कंप्यूटर और हिंदी और संचार माध्यम और हिंदी है, ये भी मैंने स्किप करा है। ठीक है, ये भी स्किप किया है। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ेंगे, नहीं, हम इसको जब भी कभी हमको ऐसा लगेगा कि आज जो है वो कंटेंट नहीं है सॉरी, ऐसे मजाक कर रही हूँ। आज मेरे को लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास है, तो मैं संचार माध्यम और इसके ऊपर भी एक अलग से बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट या फिर कोई भी ऐसी वीडियो बना दूंगी। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इतना खास मेरे को लगा नहीं, और ना ही मेरे को इतनी इंपॉर्टेंस दिखी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर है हिंदी की संवैधानिक स्थिति की। और ये जो संवैधानिक स्थिति अगर हमने ढंग से कर लिया तो हम इस क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने कहा एक तो इसके अंदर ये हिंदी का भौगोलिक विस्तार, एक तो ये टॉपिक, एक हिंदी की हिंदी का भाषिक स्वरूप या स्वनिम व्यवस्था जो भी एक ये, और तीसरा टॉपिक ये हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अगर हम इन तीनों टॉपिक को इस यूनिट से कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हम कहीं नहीं अटकेंगे। ठीक है, कहीं भी नहीं अटकेंगे। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए मैं एक अलग प्रॉपर क्लास जो है वो आपको करवा दूंगी। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी राजभाषा हिंदी के बारे में, यानी कि राजभाषा हिंदी की क्या विशेषताएं हो सकती है और कैसे इसकी शुरुआत हुई राजभाषा बनने की, कैसी कौन सी चीजें चली, वो सारी चीजें हम जो है वो आज इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आई डोंट नो ये कैमरा यहाँ जाके लॉक क्यों हो जाता है, आई एक्चुअली वंडर। चलो जो भी है, करते हैं शुरू। तो सन 1949 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किसके? नेशनल लैंग्वेज के समांतर किसका? स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले क्या हुआ? एक नेशनल लैंग्वेज नाम शब्द का प्रयोग हुआ।
उसके समांतर उसके सामने ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लैंग्वेज, एक वर्ड का यूज किया, वो किया इन्होंने स्टेट लैंग्वेज। और स्टेट लैंग्वेज वर्ड से ही क्या निकला, ये राजभाषा निकली। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। राजभाषा से तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद, विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। राजभाषा, इस राजभाषा को राज्य की भाषा नहीं लेना है, राजभाषा को राज्य भाषा के अलावा राज जो कार्य होते हैं, राज करने के अलावा जो कार्य नहीं होते, जैसे संविधान के अंदर सरकारी कामकाज हो गए, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों से संबंधित और न्यायिक कार्यकलापों से संबंधित जो काम हो गए, उनके लिए एक भाषा स्वीकृत की गई। वो भाषा कौन सी थी, राजभाषा। ठीक है, और राजभाषा किसे स्वीकृत किया गया, हमारी इकलौती हिंदी को। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वो इस प्रकार है। सबसे पहला क्या घटा, और ये जो अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं पहले ना एक टेबल डालने वाली थी, फिर मैं सोचा टेबल नहीं डालते, एक काम करते हैं, टेबल को छोड़ते हैं और इसको जो है वो हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में इसका एक नॉर्मल, और हाँ एक काम कर लूंगी मैं, इसका जब हम रिवीजन क्लास करेंगे ना, उसके अंदर मैं इसको ना शॉर्टकट में टेबल डाल, ठीक है। लेकिन अभी आप जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे ना, मेरा ये मानना है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में पहली फर्स्ट क्लास के अंदर ये कहा था कि रट्टा मारने से अच्छा है हम क्या करें, रट्टा मारने की बजाय मेरे हिसाब से हमको समझना चाहिए चीजों को। और अगर हम कोई चीज समझ के कर रहे हैं तो आप वहां से समझ जाइए कि हम उस चीज को अपने जो है कॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, सब कॉन्शियस में नहीं डाल रहे। ठीक है, तो देखिए 1952 में राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया और 1955 में आदेश जारी किया गया पत्र व्यवहार में और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और इसके ना कुछ प्रयोजन जो है वो बताए गए। वो प्रयोजन कौन कौन से, देखिए जनता के साथ पत्र व्यवहार में, प्रशासनिक रिपोर्ट सरकारी पत्रिकाओं में, संसदीय रिपोर्ट में, संकल्पों और विधायी नियमों में, हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में, संधि पत्र। और ये क्या है मैं बता देती हूँ आपको, ये ना एक्चुअली कैमरा मूव नहीं हो रहा, मैंने 2-3 बार ट्राई कराई है, यहाँ पे लाते ही पता नहीं कैमरा जो है वो मूव होना बंद हो जाता है। हाँ, तो ये है संधि पत्र और करार में। ठीक है, और उसके अलावा राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले पत्रों में, जैसे राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय जो है, अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, इंटरनेशनल ग्रुप्स है या इंटरनेशनल एक टाइप से जो कम्युनिटीज है, उसके अंदर हमारे कोई भारतीय प्रतिनिधि है, अभी फिलहाल के प्रतिनिधि हम मोदी जी को ले लेते हैं, अभी मोदी है, तो मोदी का नाम जो है जब जारी किया जाता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप में, तो वो बिल्कुल हिंदी में किया जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी, इस नरेंद्र मोदी का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी जब किसी पत्र में किए जाएंगे तो वो किस में किए जाएंगे, वो हिंदी के अंदर ही किए जाएंगे। वो पत्र जब हमारे इंडिया के अंदर आएंगे तो किस में आएंगे, हिंदी में। जनता के साथ पत्र व्यवहार में, आपने कभी भी नोटिस किया है क्या कि जब भी कोई नोटिस आता है वो हमेशा 2 लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी में आता है और इंग्लिश के अंदर आता है, छपा हुआ आता है, दोनों नोटिस जो है वो आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये नोटिस आते हैं, यानी जनता के साथ जब कोई पत्र व्यवहार होगा तो वो हिंदी के अंदर होगा। कुछ जो प्रयोजन जो आदेश जारी किए हैं 1955 उसके हिसाब से। उसके बाद देखिए प्रशासनिक रिपोर्ट और सरकारी पत्रिकाओं में, संसदीय रिपोर्ट में, जैसे प्रशासनिक रिपोर्ट हुई, कोई भी ऑफिशियल न्यूज है या ऑफिशियल कोई रिपोर्ट है या कोई भी ऐसी है जो गवर्नमेंट पत्रिकाएं हैं या संसदीय रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो संसदीय रिपोर्ट वगैरह होगी ये भी किसमें होगी, हिंदी के अंदर होगी। और संकल्पों व विधायी नियमों में, विधायी नियम जैसे कोई भी नियम निकाला गया नया या कोई भी कानून बनाया गया या कोई भी संकल्प लिया गया तो उसके जो होंगे वो भी हिंदी के अंदर होंगे। या उसका प्रारूप अगर हमको दिया जा रहा है सामने से तो वो किसके अंदर, हिंदी। अगर आप इंग्लिश का यूज कर रहे हो तो आप अकेले इंग्लिश का यूज नहीं कर सकते, आपको हिंदी का प्रारूप जो है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन का प्रारूप जो है वो भी साथ में लगाना पड़ेगा, ये काम। ठीक है, और हिंदी को राजभाषा मान चुके हैं राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में, और हिंदी को जो राजभाषा मान चुके हैं, जो बिल्कुल हिंदी प्रदेश है, ठीक है, जो हिंदी प्रदेश है उनको क्या कहा गया कि इनके साथ जो है पत्र व्यवहार पूर्ण रूप से हिंदी में होगा, कोई अंग्रेजी जो है ट्रांसलेशन वगैरह नहीं रखा जाएगा। उसके बाद संधि पत्र और करारनामों में, करारनामे आपने देखे, करारनामे कौन से होते हैं, जब हम आपके मम्मी पापा को पता होगा, आप लोगों को भी ऑलमोस्ट पता ही होगा कि जब हम किसी तहसील वगैरह में जा रहे होंगे ना, इकरारनामा, करारनामा, वो प्रॉपर आपको इतनी शुद्ध हिंदी, मशीनी हिंदी के अंदर मिलेगा ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो वो करारनामे होंगे, वो हिंदी के अंदर होंगे। उसके बाद देखिए राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी करने वाले पत्रों में, ये आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद आया राजभाषा आयोग।
राजभाषा आयोग भी 1955 के अंदर ही आया। तो 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। वो आयोग कौन सा था? राजभाषा आयोग। किसकी अध्यक्षता में? बाला साहिब गंगाधर खेर की सहायता में। और कब? 1955 के अंदर। इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में सुझाव दिए। उनमें से कुछ प्रमुख है। कौन कौन से प्रमुख है? देखिए, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण तीव्र गति से होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को भी थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक भाषा और सीखनी चाहिए, खासकर दक्षिण की तरफ की। मैंने आपको ना जब हम हिंदी का भाषिक स्वरूप कर रहे थे या उससे पहले वाली क्लास कर रहे थे, इसी हिंदी से माफ कीजिए, हिंदी से रिलेटेड ही हम जब कोई क्लास कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी। मैंने कहा जब भी अगर हम कभी दक्षिण तमिलनाडु की साइड चले गए ना, दक्षिण के एरिया की साइड चले गए, वहां पर अगर हम हिंदी में खाना बोल रहे हैं ना, वो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम इंग्लिश में फूड बोल रहे हैं वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर हम कभी भी तमिलनाडु में जा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर हमको तमिल आती है तो ठीक है, या चेन्नई की साइड जा रहे हैं, तो अगर मतलब जो भी लैंग्वेज है उनकी अगर वो हमको आ रही है तो ठीक है। अगर वो लैंग्वेज हमें नहीं आ रही है, तो हम अगर हिंदी वहां लेके जा रहे हैं तो भूखे मर जाएंगे, वो लोग कुछ एक वर्ड नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों, अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक ना छोटी सी बात आती है, कैसे आती है मैं बता दूंगी आपको, वो आगे आगे चलकर हम करेंगे इस चीज का जिक्र। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका ना हम जिक्र बाद में करेंगे। क्या था कि जब ये चीज राजभाषा वाली चली ना, तो उस समय से तमिलनाडु, और इसी के अंदर से मैंने देखा कि तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, दक्षिण के जो एरियाज थे ना, उनमें बहुत तगड़ा घमासान उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा ना तो हमको हिंदी आती, ना हमने कभी हिंदी पढ़ी, आप लोग पूरे देश के अंदर राष्ट्रभाषा जो है वो लागू करने जा रहे हो हिंदी को, तो हम कैसे करें, हम किस प्रकार से काम चलाएं? हमारे पास अगर हिंदी में नोटिस आ रहा है, इंग्लिश में नहीं आ रहा, सिर्फ हिंदी में आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे उसका एडजस्टमेंट? तो ये बात जब उन्होंने कही, तब उन्होंने सोचा कि ये एरिया भी बड़ा है, तो इनको ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर तरीके से तुरंत हिंदी समझा दी जाए। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, अगर आपको ये चीज जो है वो नहीं हो रही है एडजस्टमेंट, तो आप थोड़ा बहुत आगे मतलब सरके, थोड़ा सा हम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक भाषा सिखाइए, हिंदी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी हिंदी लैंग्वेज के अलावा एक अलग जो है लैंग्वेज सिखाइए, खास करके साइड की, दक्षिण की साइड की, जहाँ पर हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद देखिए, 14 वर्ष तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि तक हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कर्मचारी जो है ना, ऑफिशियल जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं जो हिंदी नहीं बोलना जा रहे हैं, जानते हैं, तो उनको क्या करवाया जाए, एक कार्य साधक ज्ञान प्राप्त किया जाए। जैसे तमिलनाडु का व्यक्ति है, उसने किसी तरह से जो है वो पेपर क्लियर कर लिया, लेकिन अच्छे तरीके से हिंदी नहीं बोल पा रहा है, या जिस एरिया के अंदर उसको जॉब मिली है वहाँ का एरिया प्रॉपर हिंदी प्रदेश है, और उसको वो जो है वहाँ के एरिया के लोगों की बात समझ नहीं आ रही, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है हिंदी में बोलने की और लिखने की। लिखने की तो चले छोड़ दीजिए, लेकिन उसको एक प्रॉपर ज्ञान दिया जाता है कि तुझे क्या, कौन सा वर्ड यूज करना है, कैसे बात करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पर एक पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की गई कि या तो इनको पुरस्कार देकर आप समझाइए, इनको मतलब मोटिवेट कीजिए पुरस्कार से, या फिर दंड से समझाइए। भी अगर आपने हिंदी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, आप लोगों से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो इसका मतलब ये है कि आपको अब दंड देने की व्यवस्था जो है वो कर दी जाए। ठीक है, अगला देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। किसका? हिंदी का अनिवार्य प्रश्न रखना जाए। ठीक है, देखा होगा आपने, मीडियम जरूर पूछते हैं जब भी हम पेपर देते हैं। तो देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के अंदर देवनागरी लिपि को विकसित कर दो। विकसित करने का मतलब कि फैला दो, जगह जगह पे सिखाओ बच्चों को, जगह जगह से जाओ। आगे देखिए, हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की प्रशासनिक इकाई पर डालना चाहिए। प्रशासनिक इकाई यानी एक प्रॉपर यूनिट लो, और उस यूनिट की एक कमेटी बनाओ, और उस पूरी कमेटी को, ये एक अकेली उस कमेटी को सिर्फ यही जिम्मेदारी दे दो कि आप हिंदी का विकास करो, हर क्षेत्र के अंदर हिंदी जो है वो बोलनी आनी चाहिए। अभी तो बहुत विकास हो गया हिंदी का, ऐसी बात नहीं है। अब देखा जाए तो दक्षिण की साइड भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब मतलब ऑलमोस्ट बोल लेते हैं, ऐसी बात नहीं, समझ जाते हैं, बोल नहीं पाते तो समझ जरूर जाते हैं हल्का फुल्का। आगे देखिए, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालय कौन से, जो स्टेट जो कोर्ट्स वगैरह है ना, उनमें क्षेत्रीय भाषा को, यानी कि जिस क्षेत्र में जो कोर्ट है उस क्षेत्र की, जैसे अब हमारा हरियाणा है, हरियाणा और पंजाब की एक ये चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है उसके अंदर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कह रहे हैं कि भाई या तो हरियाणवी का प्रयोग करो, पंजाबी का प्रयोग करो, तो वहां पर हरियाणवी का भी प्रयोग होता है और पंजाबी का भी प्रयोग होता है, हिंदी का तो ऑब्वियसली होता ही होता है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करो, ये कहना था। ठीक है, अगला देखिए, नंबर 3,
अगला आता है संसदीय राजभाषा समिति। ये कब जो है वो 1959 के अंदर इसकी जो है वो क्या की गई, 1959 के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। संसदीय राजभाषा समिति को सौंपा कब गया, 1959 के अंदर। 1959 में जो सुझाव दिए गए वो किस प्रकार है कि जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, आपने जो सुझाव हमको दिए वो अच्छे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि कोई भी कर्मचारी है जिसको जो है वो अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए अच्छे से हिंदी बोलने की, लेकिन क्या 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग में वो सीख सकता है जो हिंदी प्रॉपर वे में बोलनी चाहिए, क्या वो सीख पाएगा? ये कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी बात, ऐसा एक कोई निश्चित टाइम या पुरस्कार दंड उसके सामने नहीं रखना है, वो नहीं कर पाएगा तो वो नहीं ही कर पाएगा, आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते, ये बात उन्होंने बोली। तो उन्होंने ये कहा कि कार्य साधक ज्ञान जो है उसको दिया जाना चाहिए, और साथ में वो अंग्रेजी में भी कार्य कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको उसके साथ धक्का किया जाए कि नहीं, अगर तुमको हिंदी नहीं आते तो सीखो, उसके बाद काम शुरू करो, अंग्रेजी नहीं बोल सकते तुम, ऐसा उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लचीलापन जो है उन्होंने सुझाव के अंदर लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा 45 वर्ष के ऊपर वाले कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण में छूट देनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति 45 वर्षों से जो है वो तुलु या तेलुगु बोल रहा है, और 45 वर्षों के बाद उसे अचानक कह दिया जाए कि 15-20 दिन में तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और उस 15-20 दिन की ट्रेनिंग के अंदर तुम क्या करो, हिंदी बोलना सीखो, वो नहीं कर पाएगा। तो 45 वर्ष की ऊपर की आयु वाले कर्मचारी को क्या है, हिंदी प्रशिक्षण में छूट दे देनी चाहिए। ये इनका दूसरा सुझाव था जो उन्होंने सुझाव दिए वो, ठीक है। उसके बाद इनका तीसरा सुझाव क्या रहा कि उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट्स के जो निर्णय आएंगे, आदेश आएंगे, उनको अंग्रेजी में रहने दीजिए, क्योंकि प्रॉपर नहीं है। या फिर अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप एक बिल्कुल पर्टिकुलर हिंदी में भी मत कीजिए, आप दोनों में रखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखिए, ठीक है। लेकिन अब हाई कोर्ट के अंदर ये जो है सुझाव माना गया, तो आपने देखा होगा हाई कोर्ट के ऑलमोस्ट जो नियम लागू वगैरह नियम आते हैं, रिक्रूटमेंट्स आते हैं ना, वो इंग्लिश के अंदर आती है, इतना हिंदी के अंदर नहीं आती। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सेवा यानी नेशनल लेवल के पेपर, और नेशनल लेवल के पेपर अगर कोई बच्चा दे रहा है, यूपीएससी अगर कोई दे रहा है, आप मतलब सपोज कीजिए कि आप यूपीएससी दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही अनपढ़ है, आपको कुछ ही नहीं आता, नहीं मेरे को तो यूपीएससी का यू ही नहीं पता, नहीं। जब भी हम किसी भी पेपर की तैयारी करने बैठते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी पूरी डिटेल निकाल लेते हैं, और अगर हम किसी पेपर की पूरी डिटेल निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके बारे में क्या है, नॉलेज तो हो ही जाएगी। और अगर हमें उस पेपर के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई है तो मैं नहीं मानती ये चीज कि हमको इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। हमें अपने आप होती जाएगी। आपको ना मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्लास को, अभी बहुत टाइम हो गया, आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास। तो चलिए ये पुरानी बात है, मैं नॉर्मल सी बात बताती हूँ आपको, ठीक है, एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। क्या था, हम कहा थे हाँ नॉलेज पे थे, तो एक बार ना मेरे से एक बच्ची ने पूछा कि मैम जैसे अभी ना मेरी ग्रेजुएशन हो गई है और मैं ना अभी एमए तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं सोच रही हूँ 1 साल का ड्रॉप लेके मैं ना कोर्सेज कर लेती हूँ। मैंने सोचा भी पता नहीं क्या कोर्स करूँ, मैंने कहा बेटा क्या कोर्स करना है, उसने कहा कि मैम मेरे को ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे खर्चा आप ना करें तो बेहतर है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, मैं इसमें ये नहीं कह रही कि आपको करना जरूरी नहीं है, नहीं, आपका मन है आप कीजिए, आप पे प्रेशर नहीं है, मैं आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ। मैंने कहा कि इससे अच्छा तुम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करो, साथ में एमए करो, साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम की नेट की तैयारी स्टार्ट कर दो। जो बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटा रहता है ना, 1 से 1.5 साल 2 साल जितने भी साल वो जुटता है, उसकी ना बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ इंप्रूव होती जाती है। एक होती है उसकी लैंग्वेज, एक उसका बैठने बोलने का तरीका, एक उसके अलावा उसकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाती है। और जो बच्चा एक बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहा है, या जो बच्चा एक बड़ी स्क्रीन पे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई नोट्स बना रहा है या कोई टैब है उसके पास, जिस बच्चे को मोबाइल चलाना आता है आज के जमाने में अच्छे तरीके से, तो वो कंप्यूटर भी बहुत अच्छे तरीके से चला लेता है 1 या 2 बार की प्रैक्टिस के बाद। कंप्यूटर कोर्स तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे खर्चा कमी नहीं करना चाहिए। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या किया जाए कि नेशनल लेवल की पेपर जो है उसको अंग्रेजी में रहने दिया जाए, वहां पर कोई भी जरूरी नहीं है कि प्रॉपर उसको हिंदी में दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए कि 1965, हाँ हिंदी का जो पेपर होगा ना, मान लीजिए एक हिंदी विषय का ही पेपर है वो, तो वो हिंदी में ही होगा, ऐसा नहीं कि उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया, नहीं, वो हिंदी के अंदर ही होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाएगी। तो उन्होंने सुझाव दिए 1965 की हिंदी 1965 के बाद जो है हिंदी को बिल्कुल प्रधान भाषा बना दी जाए, कि सबसे पहले हिंदी में नोटिस आएगा, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा, राष्ट्रपति का आदेश।
तो अम, हाँ, तो राष्ट्रपति का आदेश क्या रहा, यानी कि ये जब सारे सुझाव सुने गए ना, तो ये राष्ट्रपति का आदेश आया कि ठीक है, मैंने आप दोनों के सुझाव सुन लिए, किसके भी, संसदीय राजभाषा समिति के भी सुन लिए और राजभाषा आयोग के भी सुन लिए हैं, ठीक है। और जो है वो हमारे राष्ट्रपति के आदेश फिर उसके बाद क्या रहे, तो उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारी जो है उनका हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दीजिए, ठीक है। उन्होंने बात घुमा के बोली, लेकिन एक टाइप से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 45 वर्ष के बाद के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देना जरूरी नहीं है। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे हैं, वो भी सेकंड में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया जाए, धीरे धीरे बनाया जाए, धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जाए उन चीजों को। उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के अलग से आयोग स्थापित किए जाए, ये भी उन्होंने मान लिया। विधायी आयोग की स्थापना की जाए जो विधि कोश का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी शब्द हिंदी में अनुदित हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, शिक्षा मंत्रालय और हिंदी शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे, और दो आयोगों की स्थापना की गई, शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे, कि ये काम किसका होगा, एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट उसका होगा। उसके बाद देखिए, दो आयोगों की स्थापना की गई, क्या किसके लिए, शिक्षा मंत्रालय के माफ कीजिए, हिंदी के प्रचार की व्यवस्था के लिए। सबसे पहले वैज्ञानिक और शब्दावली आयोग, और दूसरा क्या किया गया, विधायी आयोग, ठीक है। अब हम आते हैं अपने राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम कब निकला, 1963 में, और 1967 में इसको संशोधित किया गया दोबारा से, क्योंकि प्रमुख प्रावधान कहते हैं कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा, कि हाँ, हमने आपकी बात मान ली है कि हिंदी को प्रधान भाषा रखा जाए, ठीक है, हम हिंदी को रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाए, नहीं, अंग्रेजी को रखना पड़ेगा। वही सेम दक्षिण वाली बात जो है उन्होंने कही, ठीक है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या किसी भी राज्य स्तरीय, जो राज्य, एक पर्टिकुलर राज्य जो है उसको समझ पाए, इसका प्रयोग किया जा सकेगा। उसके बाद देखिए, संघ के संकल्पों, अभिसूचनाओं, माफ कीजिए, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में भी आएगा। उसके बाद देखिए, जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। अहिंदी भाषी राज्य कौन से थे, वही तमिलनाडु हो गए, चेन्नई हो गए, ये जो जो बिल्कुल अहिंदी प्रदेश है, जिनमें हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती। उन्होंने कहा कि जब तक वो उनका एक बहुमत एक्सेप्ट नहीं कर लेता इस बात को कि ठीक है भैया, हम हिंदी सीख लेंगे या हमने सीख ली है, अब आप अंग्रेजी को छोड़ दो, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो चलता रहेगा। और मेरे को ये लग रहा है बहुत बहुत साल, क्या बहुत शताब्दियों तक चलने वाला है। आगे देखिए, 27 अप्रैल 1963 को लोक भाषा में, 7 मई 1963 को राज्यसभा में पारित हुआ। ये जो राजभाषा अधिनियम है ना, ये 1963 में किसके अंदर हुआ, लोकसभा के अंदर पारित हुआ। और उसके अलावा फिर 1963 के अंदर मई में, ठीक है, अप्रैल के अंदर कब हुआ, 27 अप्रैल को हुआ लोकसभा के अंदर, और 7 मई को हुआ ये राज्यसभा के अंदर पारित हुआ। और जैसे ही राज्यसभा के अंदर पारित हुआ, उसके बाद 10 मई 1903 को ये क्या किया गया, अधिनियमित हो गया। अधिनियमित यानी कि इसको नियमों के अनुसार लागू कर दिया गया, ठीक है। 1903 में, ये ध्यान रखना, 1963 में ये क्या हुआ है, 1963 में ये लोकसभा में पारित हुआ है, और 1963 7 मई 1963 को ये राज्यसभा में पारित हुआ है। 1967 में ये था संशोधित हुआ है, इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड की गई है, और उसके बाद 1903 को क्या है, ये अधिनियमित हुआ है, लागू हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं संकल्प 1968 के अंदर। तो इसके अनुसार सरकार हिंदी के तीव्र विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी और उसकी रिपोर्ट हर वर्ष संसद में पेश करेगी, ठीक है। राज्यों के सहयोग त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी, राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र कैसे, कि 3 भाषाओं के सूत्र जो है वो लागू किए जाएंगे। प्रश्न में बता देती हूँ किस प्रकार से। हाँ, त्रिभाषा के अंदर होगा, एक तो होगी हमारी भाषा पहली हिंदी, दूसरी होगी अंग्रेजी, और तीसरी उस राज्य की लैंग्वेज होगी जो बिल्कुल अहिंदी प्रदेश है, जहां पर बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोली जाती। अहिंदी प्रदेशों के लिए एक तीसरी भाषा को चुना जाएगा, कि ये एक आप बिल्कुल बेसिक तरीके से बच्चों को समझाइए, ताकि अगर वो कहीं यहाँ चले जाते हैं तो वो इन चीजों को समझ पाए, यहाँ की लैंग्वेज को समझ पाए, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा,
और उसके अलावा 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषाएं हैं ये आप बताओगे? 22 भाषाएं। ठीक है, तो राजभाषा नियम 1976, इसके तहत 12 नियम निर्धारित किए गए। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांट दिया गया। कौन से वर्ग? सबसे पहला क वर्ग के क्षेत्र, जो क्या है? हिंदी प्रदेश है। ठीक है, ख वर्ग के जो है वो है द्विभाषिक प्रदेश, हिंदी और जो है एक लैंग्वेज और बोले तो। ग वर्ग के जो बिल्कुल अहिंदी प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखिए, पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएं। इसमें कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। पत्र व्यवहार में कौन कौन पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाए? कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई। उसके बाद देखिए, पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन हो। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान और निकोबार, जहाँ पर क्या है? हिंदी का भी प्रयोग किया जा रहा है और अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे पंजाब का पंजाबी, गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी, चंडीगढ़ के अंदर एक टाइप से हरियाणवी और या पंजाबी, और अंडमान निकोबार का भी मेरे को नहीं पता। उसके बाद देखिए, गै वर्ग के क्षेत्र। गै वर्ग अंडमान निकोबार में आई थिंक हिंदी के अलावा आई डोंट नो एक्चुअली कि कौन सी लैंग्वेज और सेकेंडरी प्रयोग होती है, देख के जरूर बता दूंगा आपको। तो पत्र व्यवहार अंग्रेजी के अंदर ही किए जाए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र जो है, यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जो है वो अंग्रेजी के अंदर ही बदलाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी कोई नहीं जानता। गिव मी सेकंड, मेरे को थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, मेरे को गले में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। ठीक है, जाना नहीं है कहीं पे, एक ही सेकंड, यही सामने ही पड़ा है गिलास। सॉरी। ओके, तो 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति। भारत सरकार के 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न है। कौन कौन से? गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। ओब्वियसली शिक्षा मंत्रालय तो होगा ही, फिर भाषा की बात आ गई ना। तो देखिए, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग क्या कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष उद्देश्य तय करते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, पर्पजेस जो है वो सेट करते हैं वो, और उनको फिर मंत्रालयों को भेज देते हैं, अलग अलग मंत्रालयों को, कि आप ये उद्देश्य पूरे कीजिए। हालांकि वो उद्देश्य बहुत ही अजीब से होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं कि आप हिंदी पर पोस्ट मेकिंग करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए। आप एक पर्टिकुलर वे में क्या कर रहे हैं? हिंदी को कुछ नहीं किया जा रहा है, बस एक फंड आ रहा है, उसको खा लिया जा रहा है और फिर पोस्ट मेकिंग करवा के इस बात को दबा दिया जा रहा है। ठीक है, हिंदी नहीं जानने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। हिंदी नहीं जानने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आप चला तो रहे हैं, लेकिन क्या वो हिंदी बोल रहे हैं? नहीं, वो हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि नहीं भाई, मैं तो इतनी बढ़िया नौकरी पे हूँ, इतनी बड़ी जॉब पे हूँ, मैं क्यों हिंदी बोलूँ? तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है वो स्थापित किया गया इस चीज के लिए। उसके बाद देखिए, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना। उसके बाद देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालय की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करके उनमें तालमेल बिठाना और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कामकाज को निर्धारित करना। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक पर्सनल सजेशन है इन लोगों से जो ये विभाग बनाकर बैठे हैं, कभी अगर आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे, तो कोई और पहुंचाना चाहिए मेरी वीडियो, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक सजेशन है छोटा सा, कि आप ना सबसे पहले लोगों की मेंटेलिटी को ठीक कीजिए, विभाग मत बनाइए। आप सबसे पहले उस मेंटेलिटी को, आइडिया सोचिए कोई ऐसा जिसमें वो मेंटेलिटी सेट की जा सके, जिसमें लोग हिंदी को बोलते टाइम शर्म महसूस ना करें। मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी कि या तो आप हिंदी बोलिए ही मत, और अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलिए, तभी आप ज्ञानी नजर आएंगे। अगर आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं, आप, मेरे को पता है मुझ पे भी लागू होती है ये बात, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि आप अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो आप ज्ञानी नजर आ रहे हैं। अगर आप मतलब मिक्स बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है भी, हाँ आपको ना तो इंग्लिश ढंग से आ रही है ना हिंदी ढंग से आ रही है, और ये चीज मेरे पे लागू होती है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो आगे आते हैं विधि मंत्रालय पे। तो विधि मंत्रालय में विधि साहित्य के अनुवाद का कार्य करना। लगभग सारे विधि साहित्य का अनुवाद अब तक हो चुका है, विधि मंत्रालय का कार्य। ठीक है, एक योजना के तहत विभाग समस्त विधि अनुवाद को इंटरनेट या नेट के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध करवाने में सक्षम हो गए हैं। आगे देखिए, शिक्षा मंत्रालय की थर्ड मंत्रालय जो हमारा वो क्या कर रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय है, इसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी की संभावनाओं को तलाशने और तराशने में जुटा है। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन, द्विभाषी त्रिभाषी कोशों का निर्माण आदि कार्य। ठीक है, और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का निर्माण एक प्रमुख कार्य जो है इन्होंने किया है, ये ही इम्पोर्टेंट माना जाता है
कि शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रमुख कार्य कौन सा किया, तो वो किया गया वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण। और इसी शब्दावली की पहल पर सरकार ने 1997 के अंदर हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना की। कब की गई? 1997 में। कहाँ की गई? मद्रास में। ठीक है। ठीक है, ये हमारी स्लाइड है। अगली हमारी स्लाइड आती है राष्ट्रभाषा। इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा शुरू कहाँ से हुई? राष्ट्रभाषा का जो रूप धारण शुरू किया ना हमने, हमारे हिंदी ने, हालांकि अभी तो ऑफिशियली नहीं बोला गया, लेकिन है राष्ट्रभाषा ही हिंदी। तो वो जो है उसकी शुरुआत हुई कैसे? धीरे धीरे हम कैसे जान पाए? तो देखिए, सबसे पहले 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग आ गया। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास इस प्रकार हुआ। किस प्रकार से? अकबर के समय से लेकर हमारे देश में लगभग 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही और सन 1833 के बाद निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही, परंतु सारे देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी रही है। संपर्क भाषा रही, लेकिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बहुत टाइम तक नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, ये आप बताओगे। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों, फोर्ट विलियम कॉलेज और सामाजिक धार्मिक जागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके लिए हिंदी को उपयुक्त बताया। सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन सा था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके सभी बड़े नेताओं ने क्या कहा कि राष्ट्रीय चेतना को अगर जागृत करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक भाषा की आवश्यकता पर बल देना पड़ेगा, और वो कौन है? हिंदी। तो आगे देखिए, कांग्रेस ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव स्वीकृत किया कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी का प्रयोग करे। 1864 में मुंबई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने राष्ट्रभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उपयुक्त बताया। कहा कि ये वैज्ञानिक भाषा है, इसको जो है वो कर दो आप राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है। उसके बाद देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ना स्लाइड जो है ना, अभी ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं ऐसे कर दूं कि नहीं इसको छोड़ दो, ये सारे नोट कर लो। नहीं, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए। पता है क्यों? आप सोच रहे हो भी क्यों करे? एक है ना, अभी पिछले कुछ टाइम से ये अक्षर आ रहे हैं, बड़े डराने वाले लग रहे हैं मेरे को ये पेपर के अंदर। संगत है संगत, ये इन्होंने बहुत ऐसे खोल, मतलब ये समझ लीजिए कि इन्होंने सत्य असत्य की झड़ी लगा रखी है। एक छोटा सा अक्षर गलत करते हैं, पूरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आप ये जो इनको अगर प्रॉपर उसी तरीके से नोट करते हुए चलोगे, रिवाइज करते हुए चलोगे ना, तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, वरना संगत असंगत में पड़े रह जाओगे। ठीक है। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। 1918 में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई। ठीक है। उसके बाद देखिए, 1929 में राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी। उन्होंने कहा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। इसलिए उन्होंने 1937 में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस की सारे कार्रवाई किसमें हो? हिंदी के अंदर हो, क्योंकि उस समय जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। और उसमें पे कांग्रेस एक टाइप की पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुआ करती थी उस समय पे कांग्रेस। ये मैं भी ऑब्वियसली उस जमाने की नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेलांचल जब पढ़ा था ना मैंने, तब ये चीजें देखी थी। मेलांचल हो गया, गोदान हो गया, जो ये समझ लो आपकी आजादी के पास के जो आजादी के आसपास के जो है ना, क्या बोलते हैं, उपन्यास है, या जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे पंजाब वाले या भारत पाकिस्तान वाले, उन दंगों के आसपास जो मतलब के लिखे गए उपन्यास है ना, उन उपन्यासों के अंदर कांग्रेस की जो कंडीशन बताई गई है ना, वो ऐसा बताई गई कि वो लोगों के लिए एक टाइप से पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो लोगों के लिए इमोशन था। और कांग्रेस का नाम उनके लिए कांग्रेस नहीं था, कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी यानी उनके लिए एक ऐसे पुण्यात्मा जिसको वो पूछते थे। ठीक है, ऐसा सिस्टम था। तो आगे देखिए, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या रही। तो 14 सितंबर 1949 को, इम्पोर्टेंट है ये, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
ये पूरी स्लाइड हिंदी की संवैधानिक स्थिति है ना, और कोई स्लाइड करो ना करो, ये कर लेना भाई। एक तो स्वर्णिम व्यवस्था वाली, एक ये, और एक जो क्या बोलते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं, आई मीन जो बोलियां थी, भाषाओं के अंतर्गत बोलियां थी वो, ये तीनों स्लाइड बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति 14 सितंबर 1950 को ये पढ़ चुके हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 56 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक क्या है? राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। ये मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। पूछ लिया जा सकता है कि मुंशी अयंगर के नाम से जो विख्यात फॉर्मूला है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो वो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और 1 और 210 है, जिनमें सांसद और विधानमंडलों के भाषा संबंधी विवरण है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ये अनुच्छेद, नोट करते हुए चलेगा। चाहे तो आप इनको एक पर्टिकुलर एक लाइन में नोट कर लीजिए। मतलब नोट्स का मतलब ये होता है कि हम उसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अगर आप उसको शॉर्टकट में अच्छे तरीके से लिख रहे हैं तो आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। और आप अगर सारी चीजें नोट करने बैठोगे तो क्लास आपकी जो कोई 1 घंटे की अगर मैं ले रही हूँ तो आपके लिए 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। ऐसा मत करना, ठीक है। नोट्स बनाते चल रहे हो मतलब कि नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है, शॉर्ट्स नोट बना के चलिए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, लंबा मत लिखिए कुछ भी। आगे देखिए, अनुच्छेद 120 जिसके अंदर 1 और 2 उपबंध कौन से के स्वेच्छेद संविधान के अनुच्छेद 120 1 में क्या कहा गया? ये कहा गया कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। उसके अलावा तीसरी लैंग्वेज कोई भी नहीं ली जाएगी, ठीक है। ओके, उसके अलावा आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, और साथ में उसको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। आगे देखिए, 120(2) 102 बी में उपबंध है। क्या बोला गया कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। यानी कि 15 वर्ष के बाद ये जो अनुच्छेद डाला जा रहा है, इसके 15 वर्ष के बाद ये चीज बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी कि अंग्रेजी थी या नहीं थी, ठीक है। अंग्रेजी का जो है वो मीडियम ही खत्म कर दिया जाए। हालांकि इसको बाद में संशोधित कर दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी के अंदर होगा। तो संसद का कार्य अभी जो है फिलहाल केवल हिंदी के अंदर ही होता है, लेकिन साथ में अगर मतलब समझाने के लिए कभी कभी क्या समझाने के लिए साथ में एक इंग्लिश प्रारूप भी रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 1 में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा की बोलने में अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता। यानी कि जो एक हाई कोर्ट के अंदर लागू है, या फिर मान लीजिए कि तमिलनाडु का कोई वकील आया हुआ है और वो हरियाणा पंजाब में आया हुआ है, तो हरियाणा पंजाब में मान लीजिए कि हिंदी नहीं बोली जा रही है, ना ही अंग्रेजी बोली जा रही है, पंजाबी बोली जा रही है। वो पंजाबी अगर उसको आ रही है तो हिंदी इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पंजाबी भी नहीं आ रही तो उसको जो है वो अनुमति दी जा सकती है उसकी एक मदर टंग में बोलने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब शुरू होता है मौत का खेल अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख लेना, नहीं तो ऐसे लिख लेना, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त संघ के सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। हमारे ना ये अंक है ना, ये ऐसे वाले करके जो है, इनको इन्होंने कहा कि हम ये स्वीकार करेंगे इसका, ये बहुत मुश्किल था भाई लिखने में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका, यानी कि एक तो राजभाषा हिंदी प्लस लिपि देवनागरी और प्लस भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया। किसमें? अनुच्छेद 343 में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 344 पे। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार को सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग
कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इस प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ के 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया और अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। यानी अनुच्छेद 344 के अंदर क्या है, आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना क्या है, 5 या 10 वर्ष पश्चात सुविधा अनुसार जो करेगी क्या, जो ये करेगी कि जो हिंदी प्रदेश है उसके अंदर हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, उसकी उन्नति जो है वो उसको करेगी। एक टाइप से इसको सामासिक प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, सामासिक यानी कि उसको बढ़ाना। ठीक है, आगे चलते हैं। पता नहीं कैसे बड़े लोग की चीजें। आगे देखिए अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। यानी 345 के अंदर क्या है कि हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकृत, प्रयोजनों के लिए स्वीकार। ठीक है, राइटिंग इग्नोर माना गाइस। उसके बाद आता है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में किसी राज्य या संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग भी किया जा सकेगा। यानी अनुच्छेद 343 के अंदर क्या है कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो पत्र की आदि की जो होगी भाषा वो क्या होगी, हिंदी। आंधी की भाषा हिंदी होगी। और उसके अलावा और भी राज्य अगर इसको स्वीकार करना चाहे तो वो हिंदी कर सकते हैं, वरना पर्टिकुलरली जो है वो इंग्लिश का प्रयोग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये चाहता है उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उसके राज्य में सर्वत्र या किसी ऐसे भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। यानी अनुच्छेद 347 के अंदर क्या है कि हाँ, अनुच्छेद 347 के अंदर है कि दूसरी भाषा के रूप में, दूसरी राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 347। ठीक है, आगे चलिए। आगे है अनुच्छेद 348, बड़ा बड़ा है ये। तो अनुच्छेद 348 में 48 में कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय यानी कि क्या बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होंगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी के अंदर होंगे। कौन कौन से? संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडलों के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन किसमें होंगे? इंग्लिश के अंदर होंगे। उसके अलावा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले अध्यादेश किसमें होंगे? इंग्लिश में होंगे। संविधान माफ कीजिए संविधान के अधीन तथा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम और विनियम और विधियां। 348 तो आपको पर्टिकुलरली याद करना पड़ेगा, इसके नोट्स नहीं बना सकते आप। इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की ये ना कैमरा वो नहीं हो रहा, वरना मैं कर देती सेट, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। और हिंदी भाषा है उसकी राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित
कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है, यानी कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 349 के अंदर क्या आएगा, राजभाषा संबंधी अधिनियम या संशोधन। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा, मातृभाषा संबंधी जो है वो 350 के अंदर क्या गया है कि प्राथमिक शिक्षा किसमें दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। और इसके अलावा जो है वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक भाषाई आधार के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भाषा की रक्षा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट अनुच्छेद 351 में कहा गया कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसके अंतर्गत आया, 351 उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति, ये जो सामाजिक संस्कृति है 351 के अंतर्गत आती है, सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से या पूर्णतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करके उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करे। प्रचार प्रसार और सामाजिक प्रवृत्ति सॉरी 351 के अंतर्गत जो है वो आएगी। अब इसके बाद देखिए संविधान में कुल कितनी भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भाषाएं थी। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1992 के तहत 8वीं अनुसूची नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। इसको मैंने याद कैसे किया था, नेमकोक। ठीक है, ऐसे याद किया नेमकोक, किस प्रकार से, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया था। आगे देखिए संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है जो संख्या में 22 है। यानी कि अनुच्छेद 344 के बाद और 392 संशोधन के बाद हमारी भाषाएं कितनी हो गई, 22 हो गई। वो थी कौन कौन सी, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, माफ कीजिए डोगरी, संथाली और ये शायद होगी हमारी मैथिली। ठीक है पॉज लेने के लिए आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा खांसी है ना वो ज्यादा हो गई, गला सूख रहा था बार बार, थोड़ा सा पानी मैंने पिया है। ठीक है, हम वापस आगे आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो है देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं और मानकीकरण, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज के यूनिट का। तो देखिए लिपि, सबसे पहले हम लिपि के बारे में समझते हैं। हाँ, पहले मैं इसके बारे में आ जाती हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यहाँ पे ना मैं एक चीज बताती हूँ,
Give me a second. देखिए 21वें संविधान संशोधन, पहले तुमको याद करना है 21, 71, 92। बस ये पहले, सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए 21, 71, 92। ठीक है, फिर 21, 67, 71, 92, 92। ठीक है, 21, 71, 71, 92, 92। किस प्रकार से कि 21वें संविधान संशोधन का जो अधिनियम था वो कब निकला? 1967 के अंदर। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन कब निकला? 1992 के अंदर। और 92वां संविधान संशोधन कब निकला? 2003 के अंदर। अब 21 और 71 ये आपको याद हो गया। अब उसके बाद सबसे पहला याद कर लीजिए सिंधी। सिंधी देखिए सिंगल है तो इसकी क्या ट्रिक बनाओगे आप? सिंधी। उसके बाद याद कर लीजिए नेम कोक। ठीक है, नेम कोक। ने से नेपाली, म से माफ कीजिएगा मणिपुरी, और कोक से कोंकणी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिंधी, नेम कोक और मैडबोस। मैडबोस। ठीक है, सिंधी, नेम कोक, मैडबोस। अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। सिंधी के नीचे आप लिख दो 21, ठीक है, नेम कोक के आगे लिख दो 71, और मैडबोस के आगे लिख दो 92। और ठीक है, 21 के नीचे लिख दो 67, 71 के नीचे लिख दो 92, और 92 के नीचे लिख दो 3। ये आपकी टेबल बन जाएगी। इस प्रकार से टेबल याद करो। मेडबोस से, में से जो है वो मैथिली, डे से डोगरी, और बो से बोडो, और सै से संथाली। दैट्स इट। इस प्रकार से आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सिंधी 21, 67, नेम को 71, 92, और मेडबोस 92, 3। इस प्रकार से याद होगा। वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको अपनी ट्रिक बता रही हूँ, ये मैंने ऐसे याद किया था। आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो इसको भी, जैसे आपको लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लिपि। लिपि पे है हम कि लिपि क्या होती है। सबसे पहले लिखावट भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? एक मिनट। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह कहलाए हैं क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थी। कौन कौन सी? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी के जो हमको मिले ना, वो मिले हैं हमको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो हो गए वो। और खरोष्टी लिपि हमें जैसे कि सीसवाल टाइप जगह पे मिल गई। तो ब्राह्मी लिपि जो जिससे जो है वो एक टाइप से देवनागरी जो शारदा लिपि का विकास हुआ वो, माफ कीजिए, ब्राह्मी लिपि जो है वो उससे अभी जो शुरू में जो हमारे अभी जो लिपियां चल रही है ना, उनका जिनका विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बना लेना, आप भी नोट कर लेना। तो इसके अंदर सबसे पहले ब्राह्मी लिपि जो गुप्त काल के अंदर विकसित हुई। इसके अंदर 2 शैलियां निकली, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिण के अंदर तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपि इनका विकास हुआ। उत्तरी शैली के अंदर हुआ गुप्त लिपि का विकास, जो कब हुआ? चौथी से 5वीं सदी के अंदर। फिर उससे हुआ सिद्ध मात्रिक, जिसको कुटिल लिपि भी कहा गया, 6ठी शताब्दी के अंदर। और सिद्ध मात्रिका से 2 लिपियों का विकास हुआ, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी 9वीं सदी और शारदा लिपि 10वीं सदी। ठीक है, ये टेबल रहेगी। आगे देखिए, अब हम आते हैं अपने देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में अनेक मत है। ये सारे के सारे मत इंपोर्टेंट है क्योंकि संगत असंगत में आने लगे हैं। लास्ट PYQ जब होगा ना, ये 2024 वाला, ये हम आपको दिखा दूंगी, उसके अंदर आया हुआ है। तो ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित नाग लिपि के आधार पर नागरी नाम पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त को देव और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को नागर कहा जाता था। इसी से देवनागरी नाम अस्तित्व में आया। कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से भी नागरी के नामकरण को जोड़कर देखते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्य युग की स्थापत्य शैली नगर के नाम पर नागरी नाम पड़ा। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले किसमें बने? यूरोप में बने। और चाइना इलस्ट्रेटा, जिनका जन्म हुआ 1667 में, देवनागरी में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक है। माफ कीजिए, जन्म नहीं हुआ, प्रकाशन हुआ। और चार्ल्स विल्कन्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है। नागरी टाइप जो अभी हम हिंदी में टाइप नहीं कर लेते होते, उसी को। अब देखिए देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं, इसमें दोष भी दिए गए थे। फिर मैंने सोचा जब हमारे टॉपिक के अंदर ही नहीं है, सिलेबस के अंदर ही है, तो दोष को क्यों ही किया जाए, क्यों ही सीमाएं बढ़कर वो हुआ हो। ठीक है, टाइम वेस्ट हो। तो देखिए, ये एक अक्षरात्मक लिपि है, याद रखने वाली चीज है ये।
ठीक है, चित्रात्मक लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी लिपि। ठीक है, आगे देखिए, इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक स्थान विशेष से उच्चरित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित है। मनुष्य के मुख विवर से ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होने वाले स्थान का यदि वैज्ञानिक विवेचन किया जाए तो क्रम इस प्रकार से होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आता है कंठ, फिर आता है तालु, फिर आती है मूर्धा दांतों के ऊपर, फिर आते हैं दंत, फिर होते हैं ओष्ठ और फिर आते हैं नासिका। ये एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा क्या बनाया गया है? क्रम बनाया गया, और उसी प्रकार से हमारे अक्षरों को जो है वो क्या किया गया है? पर्टिकुलर वे में उसी प्रकार से सेट किया गया है। देखिए देवनागरी लिपि की अक्षर माला भी इसी क्रम में वर्गीकृत है और क्रमानुसार स्वर रखे गए हैं। जैसे कंठ से श्वास सीधे स्वरों के रूप में निकलता है, इसके पश्चात ही व्यंजनों का क्रम होता है। जैसे देखिए ए गले से बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आ गले से बोल रहे हैं, ऊ इस प्रकार से गले से, फिर उसके बाद का कंठ से बोल लीजिए, तालू से बोल रहे हैं इस प्रकार से, च च बोल रहे हैं मूर्धा से, ठीक है, दंत से, फिर द त थ ध ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए कि इसके अक्षरों के नाम उनके लिखित और उच्चरित रूप में भिन्नता नहीं है जैसा कि अन्य लिपियों के अंदर है। देवनागरी लिपि की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता मात्र व्यवस्था भी है। ए को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की ध्वनि को अन्य वर्णों के स्थान पर उच्चरित करने के लिए स्वरों को नहीं लिखना पड़ता, बल्कि उनकी मात्रा से वही ध्वनि उच्चरित हो जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि को सिखाना एकदम आसान है। केवल एक सीधी रेखा यानी कि एक सीधी, एक आड़ी और एक अर्धवृत्त सीख लेने से सभी देवनागरी अक्षर बनाने सीखे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा ना डीपली जाने वाली चीज है, एक बार हम इसको ऐसे ही रखते हैं, जब कभी भी टाइम मिलेगा या जब कभी भी रिवीजन में आएंगे तब ये चीजें हम डीपली कर लेंगे। तो देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है, जो उसकी अलग पहचान और अर्थकथा का द्योतक है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि के एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है। कै है तो कै ही निकल रहा है, दो नहीं निकल रहे, एक तो कैट से कैट निकल रहा है और एक से सेट निकल रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हाँ, देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। व्यंजनों के एक साथ होने पर देवनागरी में व्यंजन सहयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे प्र, क्ष, त और गे। ऐसा होने से लेखन स्थान बचता है। ठीक है, अब देखिए कैसे कि मान लो मैं जब इसको लिख रही हूँ हिंदी के अंदर तो ये लिख रही हूँ क्षेत्र, लेकिन अगर बात की जाए अंग्रेजी में तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, क्षेत्र, अक्षेत्र, अक्षेत्र, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जगह ज्यादा घेरा है, ये जगह ज्यादा घेरा है, इसलिए ये घेरा है, ये चीज। ठीक है, मानकीकरण के प्रयास किए गए देवनागरी लिपि में, तो सबसे पहले दो प्रयास किए गए, वैयक्तिक प्रयास और संस्थागत प्रयास। तो सबसे पहले व्यक्तिक प्रयास कौन से किए गए? सबसे पहला प्रयास इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पहला प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए एक फॉन्ट तैयार किया, जिसे तिलक फॉन्ट के रूप में प्रसिद्ध है। इस फॉन्ट में अनावश्यक संकेतों को काट छांट दिया गया और पूरी देवनागरी के लिए 190 टाइपों का फॉन्ट सामने आया। 20वीं सदी के आरंभ में ही जस्टिस शारदा चरण मित्र ने लिपि विस्तार परिषद का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना था। देवनागरी में वह ऐसा सुधार करने के पक्ष में थे जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के सारे संकेत इस लिपि में समाहित हो जाए। उसके बाद 20वीं सदी के आरंभ में ही सावरकर बंधुओं ने स्वरों के लिए ए की 12 कड़ी तैयार की और यह महाराष्ट्र में काफी प्रचलित हुआ, और महात्मा गांधी ने भी अपने पत्र हरिजन सेवक में इस शैली का प्रयोग किया। शैली कौन सी थी ये बता देती हूँ। जैसे ए है, अब हम अगर ई लिख रहे हैं तो अलग से लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि ए के साथ ई लगाएं तो किस प्रकार से लगाएं? तो इन्होंने कहा कि ऐसे लगाओ। ठीक है, इस प्रकार से लगाओ, इस प्रकार से लगाओ, इन्होंने कहा टाइम बचेगा। ये चीज सावरकर बंधुओं ने एक ही बार करी, जिसको बाद में बिल्कुल बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, अन्य व्यक्तिगत प्रयासों में काशी के श्रीनिवास का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने सुझाव दिया कि सारे महाप्राणों व्यंजनों को हटा दिया जाए और अल्प प्राण व्यंजनों के नीचे एस का संकेत करके महाप्राण व्यंजनों को व्यक्त कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए घ लिखा मैंने, तो इसको घ को हटा दिया जाए, और मान लीजिए कि सारे महाप्राण व्यंजनों को हटा दिया जाए। ग लिखा, अगर उसके नीचे हम एस लिख रहे हैं तो मतलब ये है, ये चीज। ठीक है, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि मात्राओं के वर्णों के ऊपर नीचे दाएं बाएं होने से जो समस्या पैदा होती है, उसके निराकरण के लिए मात्राओं को वर्णों के बाद अलग से दाहिनी ओर लिख देना चाहिए। कैसे? मान लीजिए मैं लिख रही हूँ सीमा, ये हो गया।
अब डॉक्टर गोरखनाथ के अनुसार हमको कैसे लिखना है, पहले लिखना है सह, उसके बाद लिखना है ये, लिखना है। इन्होंने ये बताया कि मात्राओं में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस प्रकार से अलग से लिखो, ठीक है। इसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया था। श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के लिए प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाने का सुझाव दिया। किस प्रकार से, मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये श्याम सुंदर दास ने दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शुरू में ये गड़ंगा जिसको बोलते हैं ये गंगा चलता था, ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने ये कहा कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाए हर जगह पे, चाहे वो गंगा का अंग हो और चाहे वो सुंदर का न हो, कुछ भी हो, आपको प्रयोग क्या करना है, सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग करना है, ठीक है, उससे सुविधा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने देवनागरी को सरल बनाने का प्रयास किया। उसके बाद देखिए संस्थागत प्रयास हमारी देवनागरी के लिए क्या क्या हुए, एक मिनट। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। सम्मेलन में इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। इसके संयोजक कौन थे, काका कालेलकर थे, और समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि सावरकर बंधुओं द्वारा सुझाई गई 12 कड़ी को स्वीकार किया जाए। उनका सावरकर बंधुओं ने जो 12 कड़ी बताई है ना, कौन सी बताई थी सावरकर बंधुओं ने, उन्होंने कहा था कि ये वाली थी, तो उन्होंने कहा ये स्वीकार कर लो ताकि समय बचे और स्थान न बचे, ये कहा उन्होंने। उसके अलावा ध और भ में गुजराती कुंडी लगाई जाए। सबसे पहले ना मेरे फादर लिखते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है, पापा है ना वो लिखते थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, वो रेड रेड कलर के बही खाता, हाँ बही खाता लिखते थे, तो पापा ध ऐसे लिखते थे, मेरे को आज भी याद है। तो उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में ये ध है या झ है, तो उन्होंने क्या कहा कि बाद में उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ध लिखा जाए। और पापा भ पता है कैसे लिखते थे, ऐसे, या तो ऐसे या तो ऐसे करके, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि इसको भी ऐसे घुंडी बना दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यंजन संयोग में ऊपर नीचे की स्थिति को समाप्त कर दिया जाए। शिरो रेखा लेखन में ना रहे पर मुद्रण में बने, छपे तब तो शिरो रेखा लगा दो, वरना नॉर्मली लिखो, ठीक है। और व्यंजन संयोग में ऊपर नीचे की स्थिति को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने नागरिक लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया। ये जितने भी समितियां आ रही है ना, इसको नोट करते हुए चलेगा। इस समिति ने श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझावों को अस्वीकार कर दिया। देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और पहला सरकारी प्रयास 1947 में किया गया और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, कब, 1947 में, और ये सबसे पहला सरकारी प्रयास था। उसके बाद 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला की प्रकाशन हुआ और 1987 में हिंदी वर्तनी मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। उसके बाद देखिए कुछ जो है वो मुख्य लोग थे जिन्होंने इसके अलावा राहुल साकरिन और राजे पिटमैन दोनों की ये जो है ना ये आ चुकी है, माफ कीजिए, विनोबा की और सांकरिताइन की, ये दोनों जो है वो PYQ में आपको मिलेगी। तो आगे देखिए, संसार में यदि कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं और देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना। लेकिन नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं तो आचार्य विनोबा ने कहा, लेकिन देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये किसने कहा, राहुल साकरिन ने। से याद कर लेना, सर्वाधिक साकरिन और नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई, ये किसने कहा, आचार्य विनोबा भावे ने किया, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास जो है आज की खत्म होती है, काफी लंबी क्लास चली है आज हमारी और बहुत लेट हो गया है रात का, क्लास में कल अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो UGC नेट JRF 2025 यूनिट 2 जो है वो कल हमारी स्टार्ट होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे लेंथी यूनिट भी ये है। यूनिट 2 हमने जितनी जल्दी निकाल ली, समझ लीजिए हम सिलेबस कवर करने के उतनी ही करीब जो है वो पहुंच गए, ठीक है। यूनिट 2 सबसे इम्पोर्टेंट है और यूनिट 2 की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी कि याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। यूनिट 2 जो है ना ये सबसे कंफ्यूजिंग यूनिट है, और कुछ भी याद करते हैं समझ में ही नहीं आता कुछ, तो इसको हम तोड़ तोड़ के याद करेंगे, छोटी छोटी चीजों में भाग बना बना के याद करेंगे। बेशक लंबी जाएगी लेकिन ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं लेंगे, जबकि उससे ज्यादा हम क्या करें, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, वीडियोस को तोड़ तोड़ कर करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस के अंदर करेंगे, मतलब बिल्कुल छोटी नहीं, आधा घंटा के तो देखो बनेगी नहीं, 1 घंटे आराम से लगेंगे, लेकिन उसको अगर आप 2x या 1.5x की स्पीड पे चलते हो तो आराम से आपको वो पौने घंटे आधा घंटा की पड़ेगी, आपके लिए वो आधा घंटा की होगी, ठीक है। यूनिट 2 हम कल करने वाले हैं और कल का हमारा विषय क्या रहेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है ये। हमारे मान लीजिए हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इसी से बनते हैं, यूनिट 2 से बनते हैं, ठीक है।
इसके साथ आज हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। किसी को कोई सजेशन देना हो, कोई पर्सनल बात बतानी हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए और अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी और भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपने सजेशंस जो है आप मुझे साथ के साथ देते रहना। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय।